हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेज पर। और हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता। अभी तक अपने इसके 10 लेक्चर कर लिए। पिछले लेक्चर में देखा था गोलीय संधारित्र की धारिता। इसका सूत्र क्या था? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और नीचे R2 माइनस R1, जहाँ पे R2 बाह्य गोलीय की त्रिज्या और R1 आंतरिक गोलीय की त्रिज्या। अपने पिछली बार क्या था लेक्चर नंबर 10 के अंदर, और इसका अपने एग्जाम्पल नंबर 4.12 भी कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे आज? संधारित्रों का संयोजन। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, अपनी कॉपी और पेन उठाइए और लिखिए संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों होता है कि कई बार अपने को जो अपन जिस मान का संधारित्र अपने को चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो अपन क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। क्या करते हैं? उनको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के तरीके के आधार पर संधारित्र को दो तरह से जोड़ सकते हैं। जो जोड़ने का तरीका वो कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जिसको पहला तरीका है उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, इसको बोलते हैं सीरीज। इंग्लिश में लिख सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्यों जोड़ने में जोड़ा? क्यों? इच्छित, आप लिख सकते हो कि इच्छित मान की धारिता का संधारित्र प्राप्त, इच्छित मान की धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। फिर संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। जैसा बच्चों ने 10th क्लास में प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर पढ़ा था, सेम ऐसा ही अपना इनका श्रेणी और समांतर संयोजन होता है। एक मिनट बच्चों, तो पहला पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या पढ़ते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, देखो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ और फिर इसकी प्रकार को बताता हूँ। श्रेणी क्रम मान लो ये संधारित्र, ये कोई पहला संधारित्र, ये पहला संधारित्र। मान लेते हैं इसकी प्लेट में यहाँ पे प्लस क्यू आवेश और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश। आवेश कैसे होता है? बैटरी से। कैसे होता है? बैटरी लगाते तो बैटरी क्या करती है, इसकी धन प्लेट से इलेक्ट्रॉन हटाती है और ऋण प्लेट को इलेक्ट्रॉन दे देती है। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगी बैटरी और कहाँ ले जाएगी? ऋण प्लेट पे लेकर जाएगी। तो इसको आवेशित करने का तरीका क्या है? इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, डी वोल्ट की जो बैटरी है। मान लो पहला, इसको बोल देते हैं ये पहला संधारित्र, इसकी धारिता मान लेते हैं C1। क्या मान लेते हैं? C1 है। और ये कोई दूसरा संधारित्र मान लेते हैं, इसके साथ जोड़ दिया अपन ने, तो यहाँ भी आवेश प्लस टू रहेगा और यहाँ आवेश क्या रहेगा? माइनस टू रहेगा। इसकी धारिता क्या मान लेते हैं? C2 मान लेते हैं। ऐसे तीसरा जोड़ दिया इसके आगे, ये तीसरा संधारित्र, इसकी धारिता क्या मान लेते हैं? C3 मान लेते हैं। यहाँ पे आवेश प्लस टू रहेगा और यहाँ पे आवेश माइनस टू रहेगा। और इस पूरे संयोजन को जोड़ते हैं एक बैटरी से। क्या कर देते हैं? एक बैटरी, यानी मान लेते हैं ये बैटरी का चिन्ह, ये किसका चिन्ह? सेल है, इसको बैटरी बोलो V। ठीक है यहाँ से, और फिर यहाँ से इसको जोड़ के ऐसे इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो होता क्या है, परिभाषा लिखनी हो तो क्या हो, देखो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, वह दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से वह इसी प्रकार आगे संयोजित किया जाए, तो ऐसे संयोजनों को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कैसे लिखेंगे परिभाषा? देखिए मेरे साथ, ये डायग्राम बना लीजिए। वी डायग्राम बना पहले, ये पॉइंट P मान लीजिए और ये पॉइंट मान लेते हैं Q। इसको बोल रखा अपन ने, तो अपन ऐसा बोलते हैं ये बिंदु A मान लेते हैं और ये बिंदु B मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ जोड़ा है, यानी यहाँ पे क्या जोड़ा है, यानी ऐसे अपन जॉइंट मतलब लगा यहाँ पे, यहाँ जोड़ा है अपन, एक तार यहाँ इसका और एक तार इसका यहाँ, और ये बैटरी का तार है। ठीक है, और ये बैटरी का तार। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो विभवांतर उसको मानेंगे V1। क्या मानेंगे? इस C1 कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके सिरों पर विभवांतर। इसी प्रकार V2 मान लेंगे C2 के सिरों पर विभवांतर, और V3 मान लेंगे C3 के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, V1 क्या है? C1 संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, V2 है C2 संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, और V3 है C3 संधारित्र के सिरों पर विभवांतर। तो आपने डायग्राम बना लिया होगा। तो अब मेरे साथ लिखिए परिभाषा। क्या लिखोगे कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन लिखिए, साथ साथ परिभाषा लिखिए, जिससे बोर्ड में लिखना ही पड़ता है। मैं अब सीधा डेरिवेशन नहीं करा रहा, आपको थ्योरी वगैरह सब कुछ लिखा के फिर करवा रहा हूँ। तो पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर थ्योरी लिखिए इसकी, यानी इसकी परिभाषा। तो देखिए क्या लिखोगे, संधारित्रों का ऐसा संयोजन, लिखिए साथ साथ डायग्राम बना के, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें, संधारित्र ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की, जिसमें दिख रहा है आपने को, जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये प्लेट एक और प्लेट दो है, पहली प्लेट दूसरी प्लेट। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की
दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से वह, फिर आगे वह दूसरे संधारित्र, ये दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये वाला दूसरा है, वह दूसरे संधारित्र की, वह दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की दूसरी, ये वाली दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की, तीसरे संधारित्र की, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, पहली प्लेट से वह इसी प्रकार, वह इसी प्रकार आगे संयोजित किया जाए। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, वह इसी प्रकार आगे संयोजित, संयोजन मतलब जोड़ना, संयोजित किया जाए, संयोजित किया जाए। तो यह संयोजन संयोजित किया जाए तो इस प्रकार का संयोजन, इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये तो ऑब्वियसली परिभाषा, कोई डाउट इसके अंदर, कहलाता है। भाई देखो फिर से समझ लीजिए कि ये पहला संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे की पहली से, दूसरे की दूसरी, तीसरे की पहली से, इसी प्रकार तीसरे की दूसरी, चौथे की पहली से, और चौथे की दूसरी, पांचवे की पहली से, ऐसे आगे चल सकते हैं। मैं तीन लिए यहाँ पे, तीन चार कितने भी ले सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए जरूरी तीन संधारित्र लेते हैं। फिर आगे इसको जनरलाइज कर देंगे, व्यापकीकरण इसका अपन कर देंगे। ये आपने परिभाषा लिखी, ये तो लिखा आपने परिभाषा संयोजन के आधार पर। इसकी परिभाषा एक ये भी हो सकती है बच्चों कि क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश का मान सेम रहता है। यानी यहाँ पे जो क्या क्यू है, यहाँ भी क्या क्यू है, यहाँ भी क्या क्यू। तो इसकी परिभाषा आवेश के रूप में ये भी बोली जा सकती है कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये भी परिभाषा इसकी बोल सकते हो। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, आप दूसरी ये भी नोट कर सकते हो कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हो अब चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको हटा दूं परिभाषा वगैरह से, परिभाषा ने नोट कर ली, परिभाषा में ऐसा हटा रहा हूँ, परिभाषा यहाँ से, ठीक है, ओके। देखिए अब आगे करेंगे। इसमें जो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहेगा, क्या होता है, श्रेणी क्रम, आगे लिखें नोट की तरह ऐसे एरो बना के, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है। कोई डाउट इसके अंदर? जितने भी मैंने बताया भी कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान हो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कई बार क्या होता है, जो सर्किट होता है वहाँ पे समझ में नहीं आता कि समांतर की संयोजन, तो वहाँ क्या चेक करते हैं कि आवेश किन किन में सेम है। तो जिन जिन में आवेश सेम रहेगा वो श्रेणी में आ जाएगा, और जिनमें आवेश सेम नहीं रहेगा वो किस में रहेगा, समांतर। समांतर विभवांतर सेम होता है, अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान समान होता है, ठीक है। जबकि विभवांतर, जबकि जो विभवांतर है वो क्या होता है, धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। कैसे, अपन जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C। तो यहाँ से C बराबर क्या है, Q बटा V। अब Q तो सब में सेम है, तो C क्या हो गया, 1 बटा V के समानुपाती, यानी जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसमें विभवांतर कम जाएगा, या जिसकी धारिता कम होगी उसमें विभवांतर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो जबकि विभवांतर संधारित्र की, जबकि विभवांतर संधारित्र की धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है, यही आगे कंटिन्यू, वह ऐसे लिख दो, जबकि विभवांतर, जबकि विभवांतर धारिताओं के अनुपात में वितरित हो जाता है, धारिताओं के अनुपात में वितरित या बढ़ जाता है, वितरित हो जाएगी बात है, धारिताओं के अनुपात में वितरित हो जाता है। ये भी सकते हैं, जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसमें विभव कम होगा। जिस संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी, लिखा है यहाँ से C व्युत्क्रमण 1 बटा V को लिख सकते हो, V व्युत्क्रमण 1 बटा C भी लिख सकते हैं। जिसकी धारिता ज्यादा उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। तो देखिए, जिसकी धारिता ज्यादा होगी, जिस संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी, जिस संधारित्र की धारिता अधिक होगी, धारिता अधिक होगी, उसमें विभवांतर कम होगा, उसमें या उसका विभवांतर कम होगा, उसका विभवांतर, विभव का अंतर यानी विभवांतर कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुपात आता है वो कैसे आता है कि Q1 तो समझे सेम रहेगा, Q1 देखो अनुपात निकाले
कि प्रत्येक संयोजन पे आवेश का मान समान है, इसमें लिखना ब्रैकेट में Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 बराबर 1:1:1। क्यों लिखा कि Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, Q2 भी Q3 भी Q है, तो 1:1। लेकिन ये क्या आएगा, तो क्या आएगा, V1 आएगा, इसमें ब्रेक आएगा, इसके आगे लिखना V1 अनुपात V2 अनुपात V3, ये आएगा बराबर 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3, यानी उल्टा आएगा। यहाँ पे सीधा 1:1, और ये काम आएगा तो न्यूमेरिकल करेंगे उस टाइम। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं। अब देखिए इसमें V1 यानी V1 का मान क्या होगा, V2 का मान क्या होगा और V3 का मान क्या होगा। बैटरी ने कितना दिया विभवांतर, बैटरी ने V दिया, ये जो V यहाँ से निकला वो जाके 3 भागों में बट गया, कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया। यानी V का मान वो क्या है, V1 + V2 + V3 के बराबर होगा। तो हमने करना क्या है, इसमें V1 V2 और V3 के मान निकालना है। तो देखिए आगे यहाँ से नोट कीजिए, ये 2 लाइन लिख लीजिए, फिर इसके बाद में पॉज कर लो, नोट कर लिया करो। आगे चलते हैं। आप किसका मान निकालते हैं, V1 का मान निकालते हैं, V2 का मान निकालते हैं, V3 का मान निकालते हैं, और उसके बाद आसान है। ठीक है, यहाँ तक इसकी बात आपको समझ में आगे होगी। आगे बात करते हैं V1 के बारे में। किसके बारे में, V1। तो V1 क्या होगा, देखिए V1 होगा क्या, Q = CV, सब जानते हो Q = CV, संधारित्र धारिता का सूत्र होता है C = Q/V, ये होता है, सभी को पता है। यहाँ से V बराबर क्या होगा, Q/C, V बराबर क्या होगा, Q/C, V बराबर Q/C होगा। देखिए V1 क्या आएगा, Q/C1, Q/C1, V2 क्या आएगा, Q/C2, और V3 क्या आएगा, V3 आएगा Q/C3। क्लियर है यहाँ तक। Q तो सबका सेम है, तो Q, यहाँ V1 के लिए C1, V2 के लिए C2 और V3 के लिए C3। अब देखिए अपन क्या चाहते हैं कि अपने 3 संधारित्र ना लगा के एक ही लगाना चाहते हैं। अपन क्या चाहते हैं कि संयोजन करना है कि 3 को हटा के मेरे को 3 संधारित्र को हटा के एक कितने मान की धारिता का संधारित्र लगाऊं कि वो तीनों को रिप्लेस कर दे। तो मान लेते हैं इन तीनों को हटा के एक ही संधारित्र लगा दिया, तीनों को हटा के एक ही संधारित्र लगा दिया, जिसकी धारिता क्या मानते हैं, CS मान, तुल्य धारिता। और ये बैटरी लगा दी अपने प्लस माइनस, और ये V, और ये बैटरी अपने लगा दी C, और इसका आगे क्या है Q, और यहाँ पे -Q, यहाँ पे विभवांतर क्या आएगा, इसका V आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं तुल्य परिपथ या तुल्य धारिता का संधारित्र, इक्विवेलेंट। कुल धारिता है, इन तीनों को हटा के एक ही कितने मान का लगाऊं, तो मान लिया कि तुल्य धारिता क्या है, CS है। तो इसकी इसी डायग्राम के बराबर आगे बढ़ा देना, इसी डायग्राम के बराबर में ये बना देना तुल्य धारिता का संधारित्र, या तुल्य धारिता के लिए परिपथ, या तुल्य परिपथ भी बोलते हैं इसको, तुल्य शॉर्ट में बोलते तुल्य परिपथ भी बोल देगी। इसको ध्यान से पढ़िए, अगला चैप्टर 5 भी वो यही है, चेंज होगा, केवल धारिता की जगह C की जगह R आ जाएगा, प्रतिरोध। जैसा हम 10th क्लास में पढ़ा था उसका उल्टा है यहाँ पे सूत्र, उसका उल्टा है। किसका, कि 10th में जो प्रतिरोध का आपका श्रेणीकरण का सूत्र था वो यहाँ समांतर में आएगा, और जो वह समांतर में था वो यहाँ पे श्रेणीक्रम में आएगा, और ऐसा ही सेम चैप्टर 5 में अपन पढ़ने वाले इसका उल्टा करेंगे। लेकिन वहाँ पे तो तुल्य परिपथ देखिए, तो V1 बराबर आ गया। अब देखिए कुल विभवांतर, आगे लिखिए कुल विभवांतर क्या होगा, कुल विभवांतर भाई V यहाँ से निकला था, वो कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, तो कुल विभवांतर क्या होगा, V बराबर V1 + V2 + V3, V बराबर V1 + V2 + V3। देखें यहाँ से, तो V का मान क्या होगा, तो V का मान होगा देखिए Q/CS, Q/CS, भाई कुल आवेश कितना है बटा कुल धारिता, तो मैंने कुल धारिता कितनी मान ली, CS मान ली। जहाँ से CS क्या है, ऐसा लिखो इसको, यदि क्या लिखोगे, यदि श्रेणीक्रम संयोजन की तुल्य धारिता, तुल्य मतलब कुल, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, यदि श्रेणीक्रम संयोजन की तुल्य धारिता CS है, तो CS है तो क्या आएगा, देखिए CS बराबर आएगा कितना, CS बराबर यहाँ लिखेंगे किसका, V बराबर आएगा Q/CS, आवेश बटा धारिता। देखिए ये समीकरण नंबर, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 3, इसको 2 ऐसे लिख देना। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से अपन करते हैं। देखो यहाँ से V1 का मान इसमें रख देंगे, यहाँ V2 का मान इसमें रख देंगे, V3 का मान इसमें रख देंगे, और यहाँ से V का मान इसमें रख देंगे। तो देखिए यहाँ से तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप बढ़ा लीजिए, इसको मैं खड़ा हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, इसको डाल दूँ, ओके। तो देखिए यहाँ लिख दिया यहाँ तक। तो देखिए V बराबर क्या बन जाएगा, एक बार मार्कर चेंज कर देते हैं। V बराबर कुछ नहीं करना, मान रखिए, हल कीजिए और आएगा आंसर, मान रख के हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए V का मान क्या लिखा, Q/CS, V1 का मान क्या रखना है, इसमें समीकरण 2 में Q/C1, V2 का मान क्या रखना है, Q/C2,
और विस्क का मान क्या रखना है, Q बटा C3। तो देखिए यहाँ सबसे ये CS है, सबसे Q कॉमन है, Q अपॉन CS, यहाँ से Q कॉमन सबसे, तो Q बाहर, यहाँ क्या होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखिए Q से Q कट जाएगा तो बचा क्या 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आ गया तीन संधारित्रों की धारिता का सूत्र। 1 अपॉन CS यानी जितने भी संधारित्र है उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर, व्युत्क्रम के योग के बराबर, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम बराबर, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का उल्टा, सभी संधारित्र है यानी प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रमों के योग के बराबर। तो तीन के लिए आ गया, किन के लिए आ गया, तीन के। अब डायग्राम बनाने होगा, मैं डायग्राम यहाँ से खाता हूँ, डायग्राम आपने बना लिया होगा इसको 18 से। अब देखिए आगे, ये तीन के लिए निकाला, किन के लिए निकाला, तीन के लिए। मान लो n हो तो क्या आएगा, यदि n संधारित्र n हो मतलब 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो कितने भी, तो सिंपल में क्या बोलूं n संधारित्रों के लिए, इनके लिए n संधारित्रों के लिए क्या बन जाएगा, n संधारित्रों के लिए क्या देखिए बन जाएगा 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस प्लस कहाँ तक 1 अपॉन Cn तक। ये बन जाएगा n के लिए, इनके लिए बन जाएगा n के लिए। मान लो दो ही संधारित्र, दो संधारित्र, ये आपको याद करना होना चाहिए, ये कई बार अपने को काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर। देखिए दो, नेक्स्ट पॉइंट से एरो मार्क लिख दीजिए, ये फर्स्ट एरो ये सेकंड एरो, दो संधारित्रों के लिए, दो संधारित्रों के लिए क्या बनेगा, दो के लिए दो तक जोड़ देंगे, n है तो n तक जोड़ दो, 4 है 4 तक जोड़ लो, 5 है 5 तक जोड़ दो, 6 है 6 तक जोड़ लो, 50 है तो 50 तक जोड़ लो। दो के लिए क्या आएगा 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब देखिए यहाँ हल करके लिखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए दो के लिए, क्योंकि अपन सवाल हल करेंगे वहाँ पे सीधा काम में लेंगे इसको। तो 1 अपॉन CS बराबर यहाँ से देखिए ये कितना जाएगा, यहाँ ले लो LCM, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, नीचे दोनों गुणा 4 कर दो, जाएगा C2 प्लस C1 अपॉन इसे आएगा C1 C2, इसको लिख दो C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, एक ही बात है। तो 1 अपॉन CS बराबर क्या मिला अपने को, C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। अपने किसका मान चाहिए, CS का, तो इसका अपन क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिए CS बराबर आ गया C1 C2 अपॉन इसे C1 प्लस C2। यानी जब भी दो संधारित्रों की आपको तुल्य धारिता निकालनी हो तो ऊपर दोनों धारिताओं को गुणा कर दो और नीचे दोनों धारिताओं को जोड़ दीजिए, वो आपकी तुल्य धारिता आ जाएगी। ऐसा समझ लो, CS का मतलब है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य यानी कुल धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, CS बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये दो के लिए आ गया। मान लो सारे के सारे समान हो तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, उसके अंदर आगे चल रहा हूँ। ये दो के लिए आपको याद करना है कि ऊपर दोनों को गुणा कर दीजिए, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, और यहाँ पर प्रतिरोधों का उल्टा आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो प्रतिरोध थे उनका उल्टा यहाँ होता है और यहाँ का उल्टा प्रतिरोधों में होगा। चैप्टर 5 के लिए यहाँ से तैयार हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इधर यहाँ तक तो देखिए, अब जितने भी संदर्भ मानों को जोड़े सबकी लगभग सेम, मान लो उसकी पहले की भी C है, दूसरे की भी C है, तीसरे की भी C है, चौथे की भी C है, तो क्या होगा, तो देखिए आगे लिखो यहाँ से डालू। तो देखिए यदि सभी संधारित्र की धारिता समान हो या प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान हो वह C हो, क्या लिखो देखिए आगे, यदि प्रत्येक संधारित्र की धारिता, यदि प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान हो, प्रत्येक संधारित्र धारिता C हो, ऐसा कर दो C हो तो क्या है देखिए 1 अपॉन CS बराबर C1 भी C हो गया, C2 भी C हो गया, C3 भी C हो गया, C4 भी C हो गया, लास्ट में क्या जाएगा n तक, यानी 1 अपॉन C। तो देखिए 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C कितनी बार आ रहा है, n बार। कितनी बार आ रहा है भाई, 4 से 4 बार आएगा, 5 है तो देखो 3 है तो 3 बार आया, 4 है 4 बार आया, 5 है 5 बार आया, 6 है 6 बार। तो क्या आएगा, तो लिखेंगे 1 अपॉन CS बराबर n अपॉन C, n अपॉन C। तो CS का मान क्या है, इसका उल्टा कर दीजिए भाई, देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए वजह उल्टा कैसे आता है, C गुणा 1 बराबर n इंटू CS। तो यहाँ से CS क्या देगा, n नीचे रहेगा, C इंटू 1 C बराबर n CS, तो यहाँ से CS बराबर C बटा n। ऐसे कर लो, अगर समझ नहीं आया तो बाकी सीधा कीजिए, जब CS इसका उल्टा कर दो आप भी, तो CS क्या आएगा C बटा n। मतलब क्या, अगर सभी संधारित्रों की धारिता समान है तो जो धारिता है उसको जितने संधारित्र उनसे भाग दे दीजिए। जैसे मान लो 3 संधारित्र और प्रत्येक की धारिता 3 फैराड है, तो कुल कितनी होगी 3 बटा 3 यानी 1 फैराड।
तो ऐसा सवाल अपन कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये था आपका इनके बारे में कुछ जानकारी, मैंने सब कुछ बता दिया। अब आगे बात करते हैं, कुछ इसमें परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो आप यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये डायग्राम जो अपना कंपटीशन वहाँ कई बार काम में आता है और स्कूल में कई बार बोर्ड में पूछ लिए तो आप बता सकते हो। देखिए आगे यहाँ तक क्लियर, ये सेमीक्रम संयोजन तक आपको सब कुछ क्लियर कर दिया अभी तक। ओके, आगे आइए जैसे डायग्राम दिखाता हूँ। डायग्राम कहता है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के समांतर, यदि संधारित्र की प्लेटों के समांतर कोई परावैद्युत पदार्थ विभिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो देखिए आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसी का पार्ट है। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य, यदि संधारित्र की प्लेटों के समांतर विभिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ, विभिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, विभिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए भर दिया जाए, देखिए मान लेते हैं कि ये कोई संधारित्र है, ये कोई क्या है, संधारित्र, ये मान लिया कोई संधारित्र है, यहाँ पे +44, यहाँ पे -44, और हुआ क्या, इसकी जो प्लेट है उसके समांतर यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भर दिया। ऐसे मान लो ये कोई परावैद्युत पदार्थ, जिसका परावैतांक मान लेते हैं SnR1। ऐसे कोई दूसरा बढ़ दिया, मान लो ये दूसरा बढ़ दिया ऐसे, जिसका परावैतांक मान लेते हैं SnR2। अब यहाँ पे मान लो तीसरा बढ़ दिया, इसको उल्टा दिखाया थोड़ा सा ऐसे, ये कोई तीसरा बढ़ दिया मान लो, जिसका परावैतांक है SnR3। देखो दूरी, इनके बीच की दूरी का मान लिया अपन ने D मानी, और यह है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, और मान जिसकी मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2 है, इसकी मोटाई T3 है। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेटर बन रहा है, इसको श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य माना जाता है। कैसे? याद इसको ऐसे करना है कि जब क्षेत्रफल तो सेम रहे, प्रत्येक जो जितना क्षेत्रफल इस प्लेट का है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, लेकिन चेंज किसमें हुआ, थिकनेस, मोटाई में चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ अलग है, यहाँ पे मोटाई कुछ अलग है, और यहाँ पे मोटाई कुछ अलग है। यानी जब क्षेत्रफल समान रहे और दूरी में, यानी प्लेटों के बीच की दूरी में परिवर्तन रहे, तो ऐसे संयोजन को अपन क्या मानते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य मानते हैं। तो इसके ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखिए इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इसका इक्विवेलेंट ऐसा बनेगा, ये पहला संधारित्र जिसका परावैतांक SnR1 और इसके प्लेटों के बीच में क्या आएगी, T1 आएगी, और क्षेत्रफल सबका A ही रहेगा। इसी प्रकार एक दूसरा जिसका परावैतांक क्या आएगा SnR2, और इसकी मोटाई क्या आएगी, प्लेटों के बीच की दूरी T2 आएगी। इसी प्रकार तीसरा थोड़ा बड़ा बढ़ाना आगे तक, ये SnR3 और ये इसकी प्लेटों के बीच की दूरी T3। तो देखिए ये इसका मान क्या होगा, मान लीजिए ऐसा C1 है, इसकी C2 माने तो इसकी C3 मान लीजिए। देखिए ये क्या किसमें आ गया, ये आ गया सीरीज के अंदर, श्रेणी क्रम के अंदर आ गया। तो देखिए C1 का मान क्या होगा, आप जानते हो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र डायग्राम से तो आपको याद होगा क्या है, C बराबर SnA/D होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई माध्यम है, तो माध्यम में डायग्राम क्या होती थी, SnR × SnA/D ये होती थी, उसके माध्यम के परावैतांक से गुणा और कर देते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो C1 का मान क्या आएगा, देखिए यहाँ पे C1 का मान क्या आएगा, C1 का मान आएगा SnR1 × SnA/D, और D यहाँ पे कितना है, T1 के बराबर। इसी प्रकार C2 क्या आएगा, C2 का मान आएगा SnR2 × SnA/ दूरी कितनी इसके बीच में, T2, और C3 क्या आएगा, C3 आएगा इसका SnR3 और इसका परावैतांक × SnA, चेंज हुआ नहीं, सबका सेम, और T3। तो कुल डायग्राम आप यहाँ तक नोट कीजिए, ये डायग्राम बना के उसको हल करना कुछ नहीं, तो अपना CS क्या होता है, तो इसके तुल्य क्या होती है, 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये करना है भाई, तुल्य रहता क्या होगी, 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब करना कुछ नहीं है, इस वाले सूत्र में ये C1 C2 और C3 के मान रखने हैं और हल करना है। तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। जब क्षेत्रफल समान रहे और इनके बीच में कुछ बढ़ाव और मोटाई में चेंज हो तो वो श्रेणी क्रम में मानेंगे, और क्षेत्रफल में चेंज हो तो वो समांतर बन जाएगा, वो अपन आगे करेंगे समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है यहाँ तक, तो इसको आप बना लीजिए, फिर इसको मैं क्या करता हूँ, ये सारे मान यहाँ रख के आपको हल करके बता देता हूँ। चाहो तो आप भी हल कर सकते हो, बस हल करना कुछ नहीं करना होगा, हल करना कुछ नहीं करना होगा। ठीक है यहाँ तक, तो देखिए आगे इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, डायग्राम बना लीजिए पॉज करके। ओके, अब देखिए करना कुछ नहीं, C1 C2 और C3 के मान किसमें रख दो, किसमें, इस वाले सूत्र में। इसके बाद लिख रहा हूँ मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ
तो तुल्य डाटा सीएच क्या होता है, तुल्य धारिता, सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, एस मतलब सीरीज। आप तो इनको सी तुल्य भी बुक में लिखा हो तो वो भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता नोटेशन से। तो 1/CS 1/C1, C1 का मान क्या आएगा, इसका मान आएगा SnR1 S0A अपॉन T1 ये आएगा, प्लस 1/C2 और C2 का मान क्या आएगा, ये आएगा SnR2 इंटू S0A अपॉन ये क्या आएगा T2, प्लस C3 का मान क्या आएगा, यहाँ रख दीजिए इसका मान वन अपॉन SnR3 S0A अपॉन नीचे क्या आएगा T3। अब देखिए T1 कहाँ जाएगा ऊपर, T2 कहाँ जाएगा ऊपर, T3 कहाँ जाएगा ऊपर, या ऐसे ये होगा ना। और ये भिन्न बटा संख्या, भिन्न बटा संख्या, और सॉरी संख्या बटा भिन्न, संख्या बटा भिन्न, ऐसे संख्या बटा भिन्न, ये संख्या बटा भिन्न, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर। क्लियर है, कंफ्यूजन होना चाहिए। संख्या बटा नीचे भिन्न, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा 1/CS बराबर क्या बन जाएगा T1 अपॉन SnR1 S0A, ठीक है, प्लस T2 अपॉन नीचे SnR2 इंटू S0A, प्लस T3 ऊपर यहाँ से भी SnR3 इंटू S0A। यहाँ तो कोई डाउट, इसको हटाना यहाँ से। अब देखिए यहाँ सभी से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ सभी से कॉमन आ रहा है 1/S0A आ गया कॉमन, तो क्या आएगा 1/S0A आ गया कॉमन, तो बचा क्या T1 अपॉन SnR1 प्लस T2 अपॉन SnR2 प्लस T3 अपॉन SnR3। कोई डाउट यहाँ से। अब करना कुछ नहीं, अपने को किसका मान निकालना है, CS का। तो अपन क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। देखो CS को ले जाए इधर, समझ आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है यहाँ से CS का मान निकालता हूँ, इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे करें, अपन ऐसा करें, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको ले आते हैं यहाँ, तो S0A बराबर क्या आएगा CS, इधर इंटू में क्या बचेगा T1 अपॉन SnR1 प्लस T2 अपॉन SnR2 प्लस T3 अपॉन SnR3। कुछ नहीं, इसको जो गुणा कर दिया उसको जो वर्गमूल कर दिया उसको यहीं पर रखा। अब CS का मान क्या बन जाएगा, तो CS का मान बन जाएगा, देखिए ये यहाँ पे, और ये CS के साथ गुणा में, तो किस में आ जाएगा भाग में, यानी ये आ जाएगा इसके नीचे। तो क्या आएगा, ये S0A अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा T1 अपॉन SnR1 प्लस T2 अपॉन SnR2 प्लस T3 अपॉन SnR3। ये सवाल वैसा ही, ये आंसर आपका वैसा ही आ रहा है जैसा अपने कल समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे और प्लेटों के मध्य कोई भी दूरी शेष, कोई भी वायु भाग शेष नहीं रहे, वो वाला स्थिति आ गया। ये आपका, मैंने इसको श्रेणीकरण को बिल्कुल कंप्लीट आपकी बुक का करवा दिया है, ठीक है। अगले लेक्चर में करेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, सेम ऐसा ही वो भी होगा, ठीक है। आप तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।